हिंद वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शौर्यएजुकेशन.com पर। प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए दूसरा पार्ट जो संसाधन एवं विकास था उसका दूसरा पार्ट यानी दूसरा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है भारत की मिट्टी। ठीक है, इंडियन सॉइल। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि एक इंडिया का मैप है और इसमें विभिन्न प्रकार के कलर दिए गए हैं। दोस्तों, ये कलर नहीं है, ये है कि जो जिस प्रकार का कलर दिया है यानी उसमें मिट्टियों का प्रकार बताया गया है कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आज हम इसी पर अध्ययन करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो एक काम करना है, डू नॉट स्किप। वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आपका लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है? क्यों हानि हो जाएगा? क्योंकि ये जो टॉपिक है केवल 9-10 के लिए नहीं बल्कि समस्त कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी है। ठीक है, तो आपको सारा चीज़ केयरफुली सुनना है और स्क्रीन पर लगे हुए चित्र को और टॉपिक को भी देखना है। ये चाहे तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, कॉपी पेन लेकर बैठो, उसको लिख भी लेना। ठीक, तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं कि मिट्टी का परिभाषा क्या होता है। प्यारे दोस्तों, जो मिट्टी होती है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है। क्या होती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो पौधों के वृद्धि एवं प्राकृतिक के लिए पौधों के वृद्धि के लिए प्राकृतिक स्रोत के रूप में पोषक तत्व प्रदान करती है। कहने का मतलब ये है, जो हमारा धरती है, धरती की ऊपरी परत को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर के सबसे ऊपरी परत जो एक ठोस रूप में होती है उसी को मिट्टी कहते हैं। और यह समस्त जीव यानी पेड़ पौधे, मानव और अन्य प्रकार के जीवों के लिए एक प्रकार से प्राकृतिक स्रोत है। ठीक, जो क्या करता है? खनिज लवण प्रदान करता है, यानी उनको भोजन के रूप में खनिज लवण भी देता है। और हमारी जो मिट्टी है, जो मिट्टी एक संसाधन है, उसका निर्माण होने में लाखों वर्ष का समय लगता है। यानी ये जो है बहुत अधिक समय में बनता है, बनने में अधिक समय लगता है, तो इसका भी संरक्षण हमें करना चाहिए। आगे के टॉपिक में हम समझेंगे कि किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि जो मिट्टी है उसको कितने भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं। प्यारे दोस्तों, जो हमारी भारत में पाई जाने वाली मिट्टी है उसको 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। और इसको 8 भागों में बांटा किसने है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है अगर परीक्षा में पूछे तो? जो इसका मुख्यालय है वो है देहरादून, यानी उत्तराखंड में। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड। ठीक, आपको इस बात को याद रखना है, ये उत्तराखंड का कैपिटल भी है। अब ये जो 8 प्रकार हैं उनमें कौन कौन सी मिट्टी है उनके नाम जान लेते हैं। सबसे पहली मिट्टी है उसका नाम है एलुवल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। दूसरे मिट्टी को हम ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल भी कहते हैं, काली मिट्टी है। तीसरी लाल मिट्टी, चौथी लेटराइट मिट्टी, पांचवी मरुस्थली, छठवीं पर्वतीय और सातवीं लवणी तथा आठवीं पीट या जैविक। तो इन सभी 8 मिट्टी का चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले चलो हम सीखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, इसका निर्माण कब होता है और इसमें कौन कौन सी फसल पाई जाती है, भारत के कितने क्षेत्रफल पर ये है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। प्यारे बच्चों, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसका निर्माण नदियों के बहाव से होता है, यानी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को ही हम जलोढ़ मिट्टी या एल्युवल सॉइल बोलते हैं। इसका जो भारत के क्षेत्रफल में विस्तार है वो 40% है, 40 से 43% तक माना जाता है। ठीक है, ये परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। और इसका जो विस्तार है वो किस क्षेत्र में है? तो मैदानी भागों में है और तटीय भागों में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अभी तो मैंने परिभाषा बताया कि इसका जो निर्माण हुआ है वह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ है, इसीलिए यह मैदानी भागों में और तटीय भागों में होता है। क्यों? क्योंकि मैदानी भागों में नदियाँ बहती हैं बहने का मतलब
पर्वत से निकल करके या पर्वत से ढाल की तरफ मैदान में ही तो नदियाँ आती हैं। और तटीय क्षेत्रों में क्यों? क्योंकि तटीय क्षेत्रों में सागर होते हैं, तो उनके अगल बगल भी इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है। चीका का मतलब क्या है? चीका मतलब होता है मिट्टी का कण का आकार, ठीक है। इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। गांव वाले अधिकतर बोलते हैं दोमट मिट्टी, तो आप इस बात को याद रखेंगे। ये जो हमारी जलोढ़ मिट्टी है सबसे अधिक धान की खेती के लिए प्रमुख है, ठीक है। और केवल धान के लिए नहीं है, बहुत सारी फसलों के लिए है, जैसे गेहूँ, मक्का, तिलहन, दलहन, अन्य फसलें इसमें उगाई जाती हैं। तो सभी फसलों के लिए यह सबसे अच्छी मिट्टी होती है, ठीक। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटास और चूने की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक। इसको अगर हम देखें, देखो हमारी जो जलोढ़ मिट्टी है इसको दो भागों में बांट कर समझ सकते हैं। सर, दो भागों में बांटने की आवश्यकता क्या है? एक्चुअली में नदी में पानी बहता है तो उसमें मिट्टी का भी तो कटाव बहाव होता है। उसी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया, या दो रूपों में। कौन कौन सा? पहला, नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे हम खादर कहते हैं, ठीक है। और दूसरी पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम बांगर कहते हैं। ये परीक्षा में पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो बोलेंगे दो। कितने सर? दो। कौन कौन से? पहला खादर, दूसरा बांगर। खादर किसे कहते हैं? नवीन जलोढ़ यानी नए जलोढ़ मिट्टी को। सर, इसका परिभाषा भी बता दीजिए ना फिर। अच्छा, परिभाषा भी जानना है? हाँ, तो बता दे रहे हैं। देखो होता क्या है, जैसे नदी में जब बाढ़ आता है तो बाढ़ का पानी कुछ गांव की तरफ, कुछ क्षेत्र की तरफ भी बहकर जाता है। और जब बह के जाता है तो उसके साथ नदी में जब बाढ़ आता है तो उसकी पानी मटमैला हो जाती है, यानी मिट्टी के साथ दिखाई पड़ता है। तो वो जब बाहर की तरफ जाता है तो कुछ क्षेत्रों में क्या हो जाता है? जम जाता है। और जम जाता है तो उसी मिट्टी को हम खादर मिट्टी कहते हैं। इसके ट्रिक भी आप याद कर सकते हो। कैसे? जैसे खादर यानी इसमें खाद की मात्रा अधिक हो जाएगी। और जो मिट्टी बाढ़ से गांव की तरफ नहीं जाती, या बाढ़ के समय उसकी कुछ मिट्टी नदी में ही रह जाती है, तो वो पुरानी जलोढ़ होती है। उसी मिट्टी को हम बांगर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। काफ़ी उपजाऊ का मतलब सर्वाधिक क्षेत्र में, भारत के समस्त क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्रफल पर इस मिट्टी का विस्तार है, ठीक। कौन कौन सा क्षेत्र है? जैसे सबसे पहले तो जो नदी है सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी के क्षेत्र पे इसका विस्तार है। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का, और समुद्र तटीय के क्षेत्रों में, इन सभी क्षेत्रों में इस मिट्टी का क्या है? विस्तार है, ठीक। यह लगभग भारत के 40%, 40 से 43, परीक्षा आपकी किताब में एनसीईआरटी में 43% भी लिखा होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं ये 43% क्षेत्रफल पर इसका क्या है? विस्तार है। मुझे आशा है कि आपको जलोढ़ मिट्टी समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक सॉइल है यानी काली मिट्टी है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो कहाँ पाया जाता है, और इसमें कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं। प्यारे दोस्तों, जो काली मिट्टी होती है, ब्लैक सॉइल होती है, उसका निर्माण ज्वालामुखी के निकले हुए लावा से होता है। ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में आपने सुना है? तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होता है। तो आपने देखा कि ज्वालामुखी विस्फोट से कुछ लावा निकलता है। लावा निकलता है तो वही लावा क्या होता है? ठंडा होकर के जम जाता है। जब ये लावा ठंडा होकर जमता है तो इसी से काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो दक्कन के पठार या दक्कन के लावा के क्षेत्र में पाई जाती है। लावा का मतलब क्या होता है? ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ में लावा एक प्रमुख पदार्थ है। इसे इंग्लिश में मैग्मा भी कहते हैं। हालांकि ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब अलग टॉपिक है, इनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। प्यारे बच्चों, जो काली मिट्टी होती है इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर, रेगुर से याद रखेंगे अंगूर, क्योंकि काली मिट्टी में अंगूर भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो अंगूर से रेगुर, ये हमारा ट्रिक बन गया, इसे आप याद रखेंगे। और कौन से नाम से जानते हैं? कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी भी कहते हैं, रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं, अन्य नामों से जाना जाता है। ज्वालामुखी से ना
क्या निकलता है? लावा। तो लावा के निकलने से सिलिका पाया जाता है। लावा में कौन सी चीज़ पाई जाती है? तो बोलेंगे सिलिका। तो लावा में क्या पाया जाता है? सिलिका। सिलिका के ही आधार पर लावा के दो प्रकार होते हैं, पहला अम्लीय और दूसरा क्षारीय। ठीक है, तो सिलिका की मात्रा पाई जाती है, तो सिंपल सा बात है, काली मिट्टी में भी सिलिका का मात्रा पाया जाता है। इसमें जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अपने आप जुताई हो जाती है और नमी की समाप्ति के बाद दरारें पड़ जाती हैं। जैसे कि जब काली मिट्टी को देखते हैं तो वो जब सूखता है तो ऊपर से फटा फटा दिखाई पड़ता है, परंतु अंदर उसमें नमी रहता है, पानी की मात्रा रहती है। क्यों पानी की मात्रा रहती है? क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, जिसके कारण यह मृदा शुष्क कृषि के अनुकूल होती है। इस मिट्टी का रंग हरा काला होता है क्योंकि इसमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम आदि की क्या होती है? बहुलता होती है और जैव पदार्थ की भी भरपूर मात्रा होती है। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। परीक्षा में ये आएगा। ठीक है, कक्षा 10 के एग्ज़ाम में मिट्टी से हर साल क्वेश्चन आते हैं। और काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बाप रे बाप, तो पूछो मत मेरे भैया, हर साल पूछते हैं इनके बारे में। हाँ, तो अब देखो, जो इसमें फसल उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा तो कपास होता है, अंगूर भी होता है, गेहूं भी उत्पादन होता है, ज्वार, बाजरा, यानी कुल मिलाकर के मोटे फसल की उपजाऊ होती है। गन्ना भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और इसका जो क्षेत्र है, कौन कौन से क्षेत्र में ये सर्वाधिक मात्रा में है? तो सबसे पहले है तो गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का पठारी वाला क्षेत्र और लगभग कुछ दक्षिण के राज्य। ठीक, तो इन क्षेत्रों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह भारत के 15% भूभाग पर फैला हुआ है। प्रमुख फसल कौन कौन सी हैं? तो कपास है, सोयाबीन है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक सोयाबीन किस राज्य में उत्पादित किया जाता है, तो उसका राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। इसे सोयाबीन राज्य भी कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, आपको बता रहा हूँ। हाँ, कंठस्थ कर लो, याद कर लो। ठीक है, तो ये वीडियो थी काली मिट्टी की। अब हम पढ़ते हैं कि लाल मिट्टी क्या होता है। रेड सॉइल इसे बोला जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड वाले इसे रेड सॉइल कहते हैं। भारत में जो लाल मिट्टी है उसे पीली मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा सर, लाल को ही पीली? और क्या भाई साहब, लाल को पीली भी कह सकते हैं, कलर में नहीं, केवल मिट्टी में। हाँ सर, पीली मिट्टी क्यों कहते हैं इसे? अरे यार, एक्चुअली जब लाल मिट्टी में पानी मिलाते हैं ना, तो उसका जो रंग है वो थोड़ा येलो टाइप में हो जाता है, पीला कलर हो जाता है, इसीलिए इसको पीली मिट्टी भी कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें लाल रंग होता क्यों है इस मिट्टी में? क्या अशोक ने नरसंहार युद्ध इसी मिट्टी में किया था? नहीं। अच्छा, महाभारत इसी मिट्टी पर हुआ था? बिल्कुल नहीं। तो सर लाल होता कैसे है, बताओ ना। बताता हूँ यार, रुको तो। इसमें ना ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी चीज़? ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। तो लोहे की ऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण ये क्या दिखाई पड़ता है? लाल। कैसा दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि की क्या हो जाती है? कमी, इसी कारण यह रेड दिखाई पड़ता है। अच्छा, लाल मिट्टी में मुख्य जो प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, ठीक है, इन सभी राज्यों में इसका मात्रा ज़्यादा है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, तंबाकू आदि की क्या होती है? खेती की जाती है। तंबाकू उत्पादन के लिए यह सर्वाधिक होती है। ठीक है, भारत में जो लाल मिट्टी है उसका कौन कौन सी विशेषता है, कहाँ पर पाया जाता है, आइए इस पर एक नज़र करते हैं। जो भारत का भूमि है, यानी भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, उस क्षेत्रफल का लगभग 18% क्षेत्रफल पर इस मिट्टी का क्या है? विस्तार है। और इसका जो विस्तारित क्षेत्र है वह है तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी भाग। इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार है, यानी महाराष्ट्र का क्षेत्र, उड़ीसा वाला क्षेत्र और मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग,
इन सभी क्षेत्रों में जो लाल मिट्टी है इसका विस्तार है। इसमें जो फसलें उत्पादित की जाती है मूंगफली, तो आपको भी मैंने बताया मूंगफली राज्य कौन सा है। इसके बाद केला भी उत्पादन किया जाता है, तंबाकू भी उत्पादन किया जाता है, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं, मक्का, यानी सभी मोटे फसल, सभी मोटे अनाज लाल मिट्टी में ही उत्पादित किए जाते हैं। और इस मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता होती है, तो होती है लोहे की, यानी ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की। ठीक है, ये भी परीक्षा में पूछते हैं। कौन सी चीज़ की कमी होती है, तो बोल देंगे नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है, जीवाश्म की कमी होती है। ठीक, तो ये थी लाल मिट्टी। मुझे आशा है कि आपको लाल मिट्टी भी समझ में आई होगी। प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि जो लेटेराइट मिट्टी है उसका डेफिनेशन क्या है, उसका क्षेत्र कहाँ तक है, उसमें कौन सी फसल उत्पादित की जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी को इंग्लिश में लेटेराइट सॉइल ही कहते हैं। ठीक है, यह यूनानी भाषा के लेटर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ईंट। ठीक, भारत में लेटेराइट मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों में होता है। टोटल कहने का मतलब ये हुआ कि जब मानसूनी जलवायु में आर्द्रता और गर्मी यानी शुष्कता का परिवर्तन होता है तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। प्यारे दोस्तों, जो लेटेराइट मिट्टी होता है ना, इसमें एल्यूमिनियम और लोहा की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, परंतु सिलिका की क्या होती है, कमी। सिलिका क्या होता है, अभी मैंने आपको ज्वालामुखी थोड़ा सा बताया तो उसमें बताया। ठीक है, इसका वीडियो अलग से बनाऊंगा कि ज्वालामुखी क्या होता है, इसका विस्फोट क्या होता है, कैसे कैसे उसमें से कौन से पदार्थ निकलते हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है, वो एमिनेशन वीडियो रहेगा। ठीक है, उसमें सारी चीज़ों को हम वीडियो के माध्यम से दिखाते हुए समझाएंगे। और मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हम लैपटॉप पे आके पढ़ाते हैं, हम सामने ही जल्द आएंगे। एक्चुअली में क्या है ना कि जो कैमरा है, जो स्टूडियो का कैमरा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो जिसकी वजह से मैं सामने आकर के अभी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। बहुत जल्द ही आऊँगा। और समझते हैं कि लेटराइट मिट्टी में जो चूना है और पोटास है, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस यानी नमी की क्या होती है, कमी होती है। सूख जाने पर ये ईंट की तरह कठोर हो जाती है। कठोर होने का कारण क्या है, सिंपल सा बात है, यहाँ पे दिख रहा है ह्यूमस की कमी। गीली होने पर एकदम दही की तरह लिपलिपी यानी चिपचिपी हो जाती है। जब इसमें पानी पड़ता है तो एकदम चिपचिपा हो जाता है, और सूख जाता है तो ईंट की तरह एकदम पत्थर। इसीलिए इसे लेटराइट मिट्टी कहते हैं। लेटराइट मिट्टी में चूने की कमी के कारण यह अम्लीय मृदा हो जाती है। अम्लीय मतलब पीएच मान 7 से कम हो जाता है, जिसकी वजह से यह खट्टे जैसा हो जाता है। ठीक, अम्लीय मिट्टी में चाय की खेती सर्वाधिक मात्रा में होती है, किंतु लोहे की अधिकता के कारण अनुर्वरक हो जाती है, यानी उपजाऊ नहीं होती। इस मिट्टी में मुख्य रूप से पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा के घाट, मालाबार तट, राजमहल की पहाड़ी तथा केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय की पठारी में पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी में सिंपल सा बात है, चाय का मात्रा ज़्यादा होता है, साथ में काजू, किशमिश, बादाम, यानी कुल मिलाकर के मसालों का भी उत्पादन किया जाता है। और कौन कौन सी फसल है, तो वो फसल है चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू। अभी तो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, भारत की लेटराइट मिट्टी में उत्पादित की जाती है। इसका क्षेत्र विस्तार क्या है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। भारत के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 3.7% भूभाग लेटराइट मिट्टी से ढका हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। आगे की 4 मिट्टी यानी मरुस्थलीय मिट्टी से लेकर के जैविक मिट्टी तक अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वो थोड़ा छोटा वीडियो होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और पुराने हो तो शेयर और कमेंट कर दो और लाइक भी कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आपका प्यारा दोस्त संदीप कृष्ण पांडे।